ये है चैप्टर 7 क्लासिफिकेशन वेरिएशन। तो इस चैप्टर को समझने और पढ़ने का एक ख़ास तरीका है जो कि है कि एक फ़्लो चार्ट के तरीके से हमने चलना है कि हमें पता होनी चाहिए कौन सी चीज़ किधर से इमर्ज हो रही है, कहाँ से ब्रांच आउट कर रही है। तो चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था कि किंगडम्स होती हैं फंजाई, मुनेरा, प्रोटोसिस्टा। इसके अलावा प्लांट्स की किंगडम होती है और एनिमल्स की किंगडम्स होती है जिसका जिक्र इस चैप्टर में किया गया। ठीक हो गया। अगली बात जो चैप्टर में की है सिर्फ एनिमल्स की, प्लांट्स का इसमें ऐसा जिक्र नहीं हुआ। अभी शुरू के हिस्से में एनिमल्स का जिक्र किया गया। एनिमल्स में फिर उन्होंने कहा है कि दो सब ग्रुप्स हैं, वर्टिब्रेट होते हैं और इनवर्टिब्रेट्स होते हैं एनिमल्स के अंदर। अब इसको तरीका क्या समझने का कि किंगडम्स होती हैं मेनली 5, उसमें से जो एनिमल्स हैं उसके मेन दो सब ग्रुप्स होते हैं, वर्टिब्रेट होते हैं और इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। दो किस्म के एनिमल्स होते हैं। अब ये बाकी चीज़ों को हमने मिस करा दिया, अब सिर्फ एनिमल्स को हम देख रहे हैं। ओके, तो एनिमल्स में दो किस्म के ब्रेड्स होते हैं, एक वर्टिब्रेट्स हो गया, इनवर्टिब्रेट हो गया। फिर ये जिक्र, फिर वर्टिब्रेट के बारे में कोई जिक्र नहीं आ गया आगे। फिर इनवर्टिब्रेट्स के बारे में बताया है कि फर्दर 7 चीज़ों में वो डिवाइडेड हैं या उनकी 7 काइंड्स हैं वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट्स की। जेलीफिश, फ्लैटवर्म्स, एनेलिड वर्म्स, नीमाटोड वर्म्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्कस, एकिनोडर्म्स। और फिर अगर आगे हम चैप्टर रीड आउट करें तो आगे जो आर्थ्रोपोड्स का जो सेक्शन है चैप्टर के अंदर, उधर बताया गया है कि इसकी फर्दर 4 जो हैं काइंड्स हैं, मायरियापॉड्स, क्रस्टेशियंस, इंसेक्ट्स और आर्काचिनिड्स। ये 4 काइंड्स हैं आर्थ्रोपोड्स की। तो एक जनरल रिव्यू चैप्टर का क्या है कि 5 किंगडम्स हैं, सबसे मेन उसमें एनिमल्स हैं। एनिमल्स की 2 किस्म है, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट नहीं पढ़ाया शुरू के हिस्से में। इनवर्टिब्रेट में उन्होंने क्या बताया, 7 काइंड्स हैं। 7 काइंड्स में से जो आर्थ्रोपोड है, आर्थ्रोपोड, इसकी फर्दर जो है वो 4 काइंड्स हैं, वो ये 4 काइंड्स है। ये हमें फ्लो चार्ट जो है याद होना चाहिए। फिर इसकी क्या है एग्जांपल, इसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, इसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये मतलब हर एक की करैक्टरिस्टिक्स मतलब वगैरह हमने एक एक चीज़ याद करनी कि ये होते क्या हैं। इसी तरीके से इसका भी हमने ये याद करना है कि ये होते क्या हैं। तो हमें इन सब को एक्सप्लेन करना आना चाहिए। अभी हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। क्लासिफाइंग लिविंग थिंग्स, बहुत सारी बेशुमार लिविंग थिंग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्लासिफाई करने का मतलब होता है उनको लेबल करने का तरीका या उनको ग्रुप करने का तरीका कि सिमिलर चीज़ें एक तरफ हो जाएं और बाकी जो सिमिलर चीज़ें वो दूसरे ग्रुप के अंदर चली जाएं। क्लासिफाई करने का मतलब होता है ग्रुप अप करना या उनको किसी तरीके से लेबल कर देना। तो लिविंग थिंग्स आर पुट इनटू ग्रुप्स सो दैट दे कैन बी स्टडीड मोर इजीली। उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डाल देते हैं, एक ग्रुप में डाल दिया, जैसे कि प्लांट है, सारे प्लांट्स एक ग्रुप में डाल दिया है। एनिमल्स है, सारे एनिमल्स को एक ग्रुप में डाल दिया। अब प्लांट और एनिमल दोनों लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन प्लांट अलग चीज़ है, एनिमल अलग चीज़ है। अगर हमने प्लांट को स्टडी करना, प्लांट को एक ग्रुप में डाल दिया ताकि उसको हम बेहतर तरीके से स्टडी कर सकें। एनिमल्स को एक जगह जमा कर लिया, इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। The largest group in the classification system for living things are called kingdoms. जो सबसे बड़ी क्लासिफिकेशन और जनरल किस्म की, जिसके अंदर बहुत सारी वेरिएशंस भी देखी जाती हैं, जो सबसे बड़ी किस्म की क्लासिफिकेशन होती है या जनरल क्लासिफिकेशन, वो किंगडम्स की होती है। कि मतलब सारे एनिमल्स एक जगह, प्लांट्स एक जगह, फंगस एक जगह आ गए, मुनेरा वाले एक साइड पे आ गया और प्रोटोसिस्टा वाले सारे एक ग्रुप के अंदर आ गए। ये सबसे मतलब जनरल किस्म की जो है सबसे लार्जेस्ट ग्रुप की क्लासिफिकेशन होती है ये। इन चैप्टर 4 द किंगडम्स ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर डिस्क्राइब एंड इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स। तो टोटल 5 होंगी जिसे मैंने फ्लो चार्ट में बताया था। ये 3 जो है, ये वाली, ये 3 जो है 1 2 3 चैप्टर 4 में हमने पढ़ ली थी। अब एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। Each kingdom contains a large number of living things that all have a few major features in common.
एक ग्रुप जैसे एनिमल का ग्रुप है, प्लांट का ग्रुप है, दिखने में बज़ाहिर तौर पे बहुत मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन इनको एक ग्रुप में डालने की वजह यह कि इनके अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ थी। सिमिलैरिटीज़ क्या हैं? प्लांट किंगडम के अंदर हर प्लांट के अंदर क्या आपको मिलेगा और वही चीज़ आपको एनिमल में नहीं मिलेगी। दे कैन मेक देयर ओन फूड, एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। तो प्लांट क्योंकि जो चीज़ खुद फूड बना सकती है वो प्लांट है, सिंपल सी बात। बॉडी कंटेन सेलुलोज फॉर सपोर्ट, ये हमने चैप्टर 3 में मेरे ख्याल से पढ़ा था कि जो स्ट्रक्चर होता है प्लांट सेल का उसके अंदर सेल वॉल होती है, एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं होती। तो जो चीज़ जिसके पास सेल वॉल है वो प्लांट में शुमार होगा, जिसके पास नहीं है वो एनिमल होगा। हैव द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, वो सिर्फ प्लांट्स के पास होता है क्लोरोफिल, एनिमल्स के पास क्लोरोफिल होता ही नहीं है। तो इन चीज़ों की बुनियाद पर क्लासिफिकेशन की जाती है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे। आगे देखते हैं। इस पैराग्राफ के अंदर सिर्फ ये बताया गया है कि जो एनिमल है ना उनको दो सब ग्रुप्स के अंदर और डिवाइड किया गया है। वो दो ग्रुप्स क्या हैं? इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट। इसके अंदर आपको सिर्फ यही पता होना चाहिए। इसमें भी वर्टिब्रेट के बारे में इसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। ये बताया गया है कि जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं ना एनिमल किंगडम के अंदर, उनकी फर्दर जो है ना उसको ग्रुप्स में डिवाइड किया या उसकी काइंड्स में डिवाइड किया है। मतलब कि इनवर्टिब्रेट्स की 7 काइंड्स जो डिवाइड हुई हुई हैं वो बताएंगे, 7 है। तो इनके आपको नाम आने चाहिए। अच्छा, अब ग्रुप्स, अब ये इनवर्टिब्रेट के ग्रुप्स हैं। इन ग्रुप्स के अंदर और ढेर सारे किस्म के एनिमल्स होते हैं मिलते जुलते, ठीक है ना। एथ्रोपोड्स ढेर सारे इसके इस ग्रुप के अंदर और लिविंग, ये बेसिकली लेबलिंग है ग्रुप की। इसके अंदर इस टाइप के लिविंग थिंग्स आते हैं। अब ये किस किस के इन लेबलिंग की जो है ना डिस्क्रिप्शन हमें पता होनी चाहिए कि जेली फ़िश कैसी होती है, इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जितने लिविंग एनिमल्स जिसके पास वो सारी करेक्टरिस्टिक्स होंगी उसको इस ग्रुप के अंदर डाल देंगे। फ्लैट वर्म्स की क्या होती है करेक्टरिस्टिक, वो कैसे दिखते हैं, क्या होता है उनमें, क्या नहीं होता। तो जितने लिविंग थिंग उसके क्राइटेरिया वे पूरे उतरेंगे उनको इस ग्रुप में डाल देंगे। तो इस तरीके से सारी चीज़ें। ग्रुप्स ऑफ इनवर्टिब्रेट, द मेन सब ग्रुप इन द इनवर्टिब्रेट आर द जेलीफिश। ये सारे वो 7 नाम दिए हुए हैं और ये ग्रुप का नाम है जेलीफिश। अंदर एग्जाम्पल दी हुई है, ये एक असली लिविंग थिंग का नाम है। फिर ये फ्लैटवर्म एक ग्रुप का नाम है, इनवर्टिब्रेट का एक ग्रुप है उसका नाम है। अंदर एक लिविंग थिंग का नाम दिया हुआ एग्जाम्पल के तौर पे। तो ब्रैकेट के अंदर एग्जाम्पल्स हैं और बाहर जो है वो ग्रुप का नाम है। आगे पढ़ते हैं कि सबसे पहली जो थी एक, अच्छा इसके ऐसे कुछ सीक्वेंस नहीं है कि आपने सीक्वेंस में याद करना है, ये बस 7 नाम आपको आने चाहिए। इन 7 नेम्स को जो है अब हम रीड करेंगे। अब जैसे एनालिड यहाँ पे लिखा हुआ है तो एनालिड यहाँ पे तीसरे नंबर पे, तो इसके ऐसे कुछ सीक्वेंस नहीं है, ये 7 ग्रुप्स हैं बस इनके नाम आने चाहिए। अच्छा, अब एनालिड एक किस्म, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ इनवर्टिब्रेट। यहाँ पे हमने देखा है ना कि इनवर्टिब्रेट की फर्दर 7 जो है वो काइंड्स हैं। तो एक काइंड जो है इनवर्टिब्रेट की वो एनालिड है। अब एनालिड कैसे होते हैं? सवाल आएगा व्हाट आर एनालिड्स? एनालिड्स हैव लॉन्ग थिन सॉफ्ट बॉडीज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स और रिंग्स। सेगमेंट और रिंग का मतलब क्या है? हिस्से में बटे हुए होना। रिंग्स फॉर्म में क्या होता है? अगर इसको हम गौर से देखें तो इसकी बॉडी में ना एक रिंग स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। जैसे ढेर सारी अगर बैंगल्स या चूड़ियों को हम इकट्ठे कर लें या स्प्रिंग को बिल्कुल कॉम्प्रेस कर लें तो एक मतलब ऐसे लगते हैं जैसे सर्कुलर किस्म की उसकी आउटर सरफेस है, रिंग्स वाली उसकी आउटर सरफेस है। तो इसकी भी ऐसी सरफेस लग रही है जैसे रिंग्स हों। तो रिंग्स होना ज़रूरी है एनालिड्स के लिए। नीमाटोड्स क्या होते हैं? सिलिंड्रिकल होते हैं, सॉफ्ट बॉडी होती है, थिन बॉडी होती है ये, लेकिन इसकी निशानी क्या है कि दे आर नॉट डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। अब एनालिड और नीमाटोड जो हैं वो मिलते जुलते हैं, बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन इसका मेजर फ़र्क क्या है? ये जो है सेगमेंट्स में बटे हुए होती है इनकी बॉडी, ये सेगमेंट्स में नहीं होती, इनकी स्मूथ बॉडीज़ होती है। दे आर नॉट डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, या रिंग स्ट्रक्चर इनका नहीं होता, इनकी स्मूथ बॉडी होती है नीमाटोड्स की। तो ये व्हाट आर नीमाटोड सवाल आएगा तो आपने ये 2 लाइन्स लिखनी है। आगे है आर्थ्रोपोड्स। इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो आर्थ्रोपोड इज़ अ काइंड ऑफ इन्वर्टिब्रेट। ये काइंड्स हैं इन्वर्टिब्रेट्स की, देर आर 7 काइंड्स ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स। तो आर्थ्रोपोड की फर्दर 4 काइंड्स हैं। आर्थ्रोपोड
4 इकसाम के होते हैं, 4 काइंड्स के आर्थ्रोपोड्स होते हैं, ये उसके नाम लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है इन्होंने। द नेम आर्थ्रोपोड मीन जॉइंटेड लेग। जॉइंटेड लेग क्या होती है, मैं आपको गूगल से दिखाऊंगा वो सर्च करके। ऑल आर्थ्रोपोड्स हैव a skeleton on the outside of their body and jointed legs। ये यहाँ पे हम देख सकते हैं आर्थ्रोपोड है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था रजिस्टर पे। एक किस्म की ये मारियापॉड्स, क्रस्टेशियंस, इंसेक्ट्स, आर्काकिनिड्स या आर्काचिनिड्स, इसकी प्रोनाउंसिएशन मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन लिखना आना चाहिए। देयर आर 4 मेजर सब ग्रुप्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स कॉल्ड। अभी के लिए आपने सिर्फ इनके 4 नाम याद करने हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन अभी याद नहीं करनी। अभी के लिए इनके आपको आर्थ्रोपोड के 7 काइंड्स के नाम आने चाहिए, क्योंकि आगे बहुत कुछ पढ़ने वाला है, तो ये हम बाद में आपको याद कराऊंगा। इसके आगे ज़्यादातर एक एक एग्जाम्पल याद करनी है कि मारियापॉड की एग्जाम्पल क्या है, क्रस्टेशियंस की एग्जाम्पल क्या है, तो वो भी रहने देते हैं। आपको ये बताना चाहिए आर्थ्रोपोड की 4 काइंड्स होती हैं, उनके नाम ये हैं, मारियापॉड, क्रस्टेशियंस, आर्काकिनिड्स और इंसेक्ट्स। अभी के लिए आपने ये याद करना है। ये होती हैं जॉइंटेड लेग्स। अगर हम वॉस्प या बीज की लेग्स देखें तो वो ऐसे एनिमल्स हैं, इन्वर्टिब्रेट्स हैं, जिनको हम आर्थ्रोपोड्स कहते हैं, उनकी ऐसी लेग्स होती हैं। आर्थ्रोपोड की सबसे बड़ी निशानी ही यही है कि उनके जो है जॉइंटेड लेग्स होती हैं। जॉइंटेड का मतलब जुड़ी हुई लेग्स नहीं होता, जॉइंटेड का मतलब होता है कि एक लेग के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स होना। जैसे एक एक पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, जहाँ पे टांग जो है फ्लेक्स कर सके, मूव कर सके, एक ये पॉइंट है। तो ये मतलब कोई एक आम टांग नहीं है, ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट जहाँ पे मूवमेंट हो सकती है, फ्लेक्स कर सकते हैं अपने टांगों को। तो ऐसी टांग जो होती है इसको जॉइंटेड जो है लेग कहते हैं। A jointed leg means a leg with one or more points somewhere along its length where the leg is designed to flex such as at the knee। अब जैसे ह्यूमन नी है वहाँ पे वो मूवमेंट कर सकती है, लेकिन जॉइंटेड लेग्स के अंदर जो होता है एक से ज़्यादा जो है वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे मूवमेंट लेग कर सके। ये आर्थ्रोपोड की निशानी है। आगे हम मोलस्कस रीड करेंगे। द मोलस्क ग्रुप गेट्स its name from the Latin word mollis which means soft। this refers to the soft body of the animals। ये हमने याद करने की कहाँ से डिराइव हुआ है, डिराइव का मतलब कि वर्ड कहाँ से निकला है, तो लैटिन वर्ड से निकला है। मोलिस उसका नाम है, लैटिन वर्ड जिसका मतलब सॉफ्ट है, तो ये याद होना चाहिए, इसमें सवाल आ सकता है। मोस्ट मोलिसेस हैव अ शेल टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी। मोलिसेस की जो बॉडी होती है काफ़ी सॉफ्ट होती है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हार्ड कवरिंग चाहिए होती है जिसको हम शेल कहते हैं। जैसे कि टर्टल्स की बैक पे होता है, स्नेल की बैक पे होता है। A snail has a coiled shell from which it pushes out its head and fleshy foot। fleshy मतलब soft body, और हेड भी उसका काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो वो शेल में से निकलता है जब भी उसको ज़रूरत होती है। Slug also has a small shell but it is under the saddle like structure called the mantle। mantle मतलब कि उसकी गर्दन वाला हिस्सा जो है, और या उसकी जो बैक वाला जो हिस्सा है, एंड डज नॉट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। अब स्लग के अंदर जो है ना उसका स्मॉल शेल, वो उसको कोई ख़ास प्रोटेक्शन नहीं देता, क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर है ना वो उसकी बैक साइड पे होता है, अंडर द सेडल लाइक स्ट्रक्चर ऑन इट्स बैक, वहाँ पे शेल होता है, तो उसको ख़ास प्रोटेक्शन नहीं मिलती उससे। अब यहाँ पे आपने क्या याद करना है, मोलस्कस कहाँ से ड्राइव होता है, मोलस्कस कैसे होते हैं, सॉफ्ट बॉडीज़ होते हैं जिनको शेल चाहिए होता है प्रोटेक्शन के लिए। तो कोई भी लिविंग थिंग जो सॉफ्ट बॉडी हो, बहुत सॉफ्ट, और उसको प्रोटेक्शन के लिए शेल हो उसके पास या चाहिए हो और हो, उसको मोलस्कस की काइंड जो है इन्वर्टिब्रेट के उसके अंदर हम ग्रुप अप कर लेते हैं। जैसे कि स्नेल है, स्लग है, ये एग्जांपल्स आपको आनी चाहिए। फिर आपको स्नेल और स्लग का फ़र्क भी याद करना है, ठीक है। ये यहाँ पे लिखी हुई 2 बातें, ये आपने याद करनी है। सवाल आएगा हाउ स्नेल इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्लग या हाउ स्लग इज़ डिफरेंट फ्रॉम स्नेल। तो ये जो जो डिफरेंसेस यहाँ पे लिखे हैं ना, ये आपने याद करना है। अच्छा, अब यहाँ पे वर्टिब्रेट्स शुरू हो गए, इनवर्टिब्रेट्स ख़त्म हो गए हैं। इनवर्टिब्रेट्स में हमने मोलस्कस पढ़े हैं, निमेटोड्स पढ़े हैं, और क्या पढ़ा था हमने, मोलस्कस और आर्थ्रोपोड्स पढ़े, निमेटोड्स और एनालिड्स, ये 4 चीज़ें पढ़ी हैं। बाकी जो है हमने नहीं पढ़ा, 3 हमने नहीं पढ़े, ये 4 पढ़े हैं। आर्थ्रोपोड्स, मोलस्कस,
एनालिड्स और निमेटोड्स हमने पढ़े तो इनको अच्छे से याद कर लेना है। अब आगे शुरू हो जाता है वर्टिब्रेट्स। एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ लिविंग थिंग्स आर क्लासिफाइड। इन द वर्टिब्रेट ग्रुप आर 5 मेजर क्लासेस, मतलब के काइंड्स। वर्टिब्रेट की 5 काइंड्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा मेजर हैं। दे आर फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स। इनके बारे में सारा कुछ आगे लिखा हुआ है क्या होते हैं, ये टेबल याद कर लेना है। बोनी फिश क्या होता है इनके पास, एग्स कहाँ पे ले करते हैं, एम्फीबियंस कैसे होते हैं, रेप्टाइल्स कैसे होते हैं, बर्ड्स कैसे होते हैं, मैमल्स कैसे होते हैं। तो ये जो है ना हमने याद कर लेना सारा कि ये होते क्या हैं। तो हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे एक टर्म इस्तेमाल की गई है ऑर्डर्स। तो ऑर्डर्स की डेफिनेशन आनी चाहिए। ईच क्लास इज डिवाइडेड अप इनटू स्मॉलर ग्रुप्स कॉल्ड ऑर्डर्स। बस इस तरह से याद करना है। फिर आगे फैमिलीज़, एन ऑर्डर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉलर ग्रुप्स कॉल्ड फैमिलीज़। बस इतना से याद करना है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि बोनी फिश, जितनी लिविंग थिंग्स के पास स्केल्स होंगी, फिन्स होंगी, एग, और वो अब वाटर के अंदर अपने एग्स ले करेंगे, उनको हम फ़िश कहते हैं और वो फ़िश की क्लासिफिकेशन के अंदर आएंगे। अभी ऑर्डर्स क्या होते हैं, अब ये हैं क्लासेस। फ़िश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये 5 क्लासेस हैं किसकी, वर्टिब्रेट्स की। क्लासेस मतलब क्लासिफिकेशन, 5 उसके काइंड्स के ग्रुप्स हैं ये। ईच क्लास इज़ डिवाइडेड अप इनटू स्मॉलर ग्रुप्स कॉल्ड ऑर्डर। अब एक एक ये जो ग्रुप है इसको फर्दर स्मॉलर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। उन ग्रुप्स को क्या कहते हैं, ऑर्डर्स कहते हैं। The members of each order have so many features in common that they look alike and are easy to group up. There are 19 orders of mammals. ये fill in the blank के तौर पे याद करना है। Examples are shown in 7.3 table. Insectivores कैसे होते हैं, स्मॉल बॉडी और लॉन्ग स्नाउट, मतलब कि उनका जो माउथ है वो लॉन्ग होता है। ये इंसेक्टिवोर्स है जो इंसेक्ट्स खाते हैं। बैट्स एक क्लासिफिकेशन के जो ऑर्डर का नाम है। स्मॉल बॉडी, विंग्स होंगे बैट्स में हमेशा। रोडेंट्स, चिजल लाइक टीथ, मतलब कि माउस की तरह, फॉर गॉनिंग, ईटिंग पर्पसेस या डिगिंग पर्पसेस के लिए। वेल्स, फ्लिपर्स, टेल विद फिन्स। अच्छा, वेल्स में क्या होता है, उनके पास हमेशा एक फ्लिपर टेल होती है जैसे वाइपर की तरह, विद फिन्स, और आगे उसके फिन्स भी होंगे। तो वेल की ये क्लासिफिकेशन है। अब आगे फैमिलीज़ की हैं। एन ऑर्डर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉलर ग्रुप्स कॉल्ड फैमिलीज़। ये हमने याद कर लेना है। द मेंबर ऑफ द डिफरेंट फैमिलीज लुक सिमिलर बट देयर आर डिफरेंसेस। दिस कैन बी सीन बाय लुकिंग क्वाइट क्लोजली एज शोन इन द 4 फैमिलीज ऑफ वेल। अब वेल के अंदर फर्दर फैमिलीज होंगी। एंड ऑर्डर क्या था, मैमल्स है। ऑर्डर होगा कि जो वेल्स हैं वो फिश में आएंगी वो। अब आगे वेल की फैमिली बताई गई है। बीक्ड वेल, स्पर्म वेल, डॉल्फिन, वाइट वेल। अब इनके अंदर डिफरेंसेस हैं। बज़ाहिर तौर पे दूर से दिखने में ये सिमिलैरिटीज़ बहुत सारी दिखेंगी, लेकिन अगर इनको क्लोजली देखेंगे तो इनके अंदर डिफरेंसेस हैं वो सारे इस टेबल के अंदर लिखे हुए हैं। तो ये हमने याद कर लेने हैं। द मेंबर ऑफ अ फैमिली have differences between them and are split into smaller groups called genera or genus. Genera plural है, genus singular है। तो ये definition है genus की या genera की, ये हमने याद कर लेनी कि members of a family have differences between them and are split up into smaller groups called genera। ये हमने याद कर लेना। आगे इसके अंदर ये एग्जांपल दी हुई, वो कह रहे हैं कि 3 डॉल्फिन्स हैं, ये डॉल्फिन ए है, ये डॉल्फिन बी है और ये डॉल्फिन सी है। अब वो कह रहे हैं कि ये दोनों आपस में, ये तीनों मुख्तलिफ़ किस्म की डॉल्फिन्स हैं। तो वो कह रहे हैं ए और जो सी है ना वो दिखने में काफ़ी मिलती जुलती लग रही है, सिमिलर लग रही है दिखने में। लेकिन अगर हम इसको गौर से देखें ना, इसका हेड थोड़ा कर्व्ड है, इसका फ्लैट बिल्कुल ही जो है ना फ्लैट कर्व है। लेकिन यहाँ पे जो है ना इसकी बीक अलग है, फिर उसका कर्व आ रहा है, और ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट लग रही है। तो वो कह रहे हैं ए और सी आपस में मिलते हैं, तो इसलिए इनको जो है एक उसमें डाल दिया है, स्पीशीज़ में डाल दिया है।
एक और ग्रुप इनका बना दिया स्पीशीज़ का, तो इनको एक ही स्पीशी में डाल दिया चूँकि ये दिखने में एक जैसे हैं, और क्योंकि ये जो है इन दोनों के बहुत मुख्तलिफ है तो इसको अलग स्पीशी में डाल दिया। ये हम आगे पढ़ेंगे, ये वाली बात बल्कि यहाँ पे लिखी हुई है। The differences between the members of each genus are found by looking very closely. For example, if you look at dolphin A, B, C, you will see that A seems to have more features in common with B than with C. Because of this, dolphin A and B are placed in one genus. A और B डॉल्फिन, इनको एक जीनस में डाला गया, and C is placed in a separate genus. उसकी वजह ये है क्योंकि ए और बी डॉल्फिन के अंदर सिमिलैरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसलिए इसको एक जीनस में डाला है, और जो सी है उसको अलग जीनस में डाला। अब जीनस होता क्या है? मेंबर्स ऑफ अ फैमिली हैविंग डिफरेंसेस बिटवीन देम एंड आर स्प्लिट इनटू डिफरेंट स्मॉलर ग्रुप्स। तो जीनस या जेनेरा क्या है? ग्रुप्स हैं, जैसे सपोज ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, जो सिमिलर होंगे ना लिविंग थिंग उनको एक जेनेर में डाल देंगे, जेनेरा या जीनस में डाल देंगे, और दूसरा लिविंग थिंग जो होगा उसके बज़ाहिर तौर पे मिलता जुलता, अगर इस ग्रुप से बहुत मुख्तलिफ होगा उसको दूसरे में डाल देंगे। अगर तीसरा भी एक अगर लिविंग थिंग है कोई और वो उन दोनों से बहुत मुख्तलिफ है उसको थर्ड अलग सेपरेट जो है जेनेरा में डाल देंगे या सिंगुलर जीनस। तो ये ग्रुप्स हैं बेसिकली। इनकी क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड अपॉन द सिमिलैरिटीज़। जितने सिमिलर होंगे, दो चीज़ आपस में बहुत सिमिलर है, उन दोनों को एक जीनस में डाल देंगे। एक चीज़ मुख्तलिफ है उसको तीसरे में डाल देंगे। अब यहाँ कहा गया है कि ये डॉल्फिन और ये डॉल्फिन आपस में बहुत सिमिलर है दिखने में, तो उनको एक जीनस में डाल देंगे। ये मुख्तलिफ है, इसको दूसरे जीनस में डालेंगे। Because dolphin A and B have small differences between them, they are placed in separate groups called species. Because dolphins A and B have small differences between them, they are placed in separate groups called species. अब ये A और B डॉल्फिन एक जीनस में तो आ सकती है बिकॉज दे हैव स्मॉल डिफरेंसेस इन देम, लेकिन जब स्पीशीज़ में क्लासीफाई करेंगे, स्पीशीज़ मतलब नस्ल, जब स्पीशीज़ में क्लासीफाई करेंगे तो वो अलग हो जाएंगे। फिर क्यों? बिकॉज दे हैव स्मॉल डिफरेंसेस बिटवीन देम, तो उनको सेपरेट करना पड़ेगा जब स्पीशीज़ की बारी आएगी। जीनस में करना ज़रूरी नहीं है। जीनस में अगर वो सिमिलर दिख भी रहे हैं तो उनको एक जीनस में डाल देंगे, लेकिन जब स्पीशीज़ में की बारी आएगी ना क्लासिफिकेशन की, तो उसको हम जो है अलग अलग कर देंगे। तो इसमें आपको उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। अ स्पीशीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ एनिमल दैट हैव अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज, दैट इज़ इट। बाकी इसमें से पढ़ने, अच्छा, मेल एंड फीमेल ब्रीड टुगेदर टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग दैट कैन ऑल्सो ब्रीड। मतलब कि स्पीशीज़ के अंदर वो लिविंग थिंग्स जाती हैं जो कि आपस में बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं और उनके मेल फीमेल्स आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर एक स्पीशी का एनिमल दूसरी स्पीशी के एनिमल के साथ रिप्रोड्यूस करेगा तो ऑफस्प्रिंग नहीं पैदा होगा, मतलब कि रिप्रोडक्शन कामयाब नहीं होगी। और अगर होगी भी तो जो ऑफस्प्रिंग पैदा हुआ है, जो बच्चा पैदा हुआ है, वो आगे से जो है रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो ये सारे इस पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है और इसके अंदर कुछ ख़ास नहीं है। ये वाला पेज आपने कॉम्प्रिहेंशन की तरह पढ़ना है और इन सारे सवालों के जवाब आपको आने चाहिए। ये एक बंदे के बारे में बताया गया, बिल्कुल कॉम्प्रिहेंशन की तरह है ये। अब ये प्लांट किंगडम शुरू हो गया। द प्लांट किंगडम इज़ डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। अब जो प्लांट का किंगडम है वो जिस तरह एनिमल का जो किंगडम था वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हुआ था, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में, तो प्लांट का जो किंगडम है वो 5 ग्रुप्स में डिवाइड हुआ है। एल्गी एक ग्रुप है, लिवरवुड्स एंड मॉसेस ये दूसरा ग्रुप है, फर्न्स, कॉनिफर्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स ये तीसरा, चौथा, पांचवा। एल्गी क्या होता है इसकी सारी डिस्क्रिप्शन ये दी हुई है, इसको हमने याद कर लेना है। लिवरवुड्स और मॉसेस क्या होते हैं? लिवरवुड्स वो होते हैं जिनके पास स्टेम नहीं होती, रूट्स भी नहीं होता है। रूट मेजर इसका जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिवरवुड्स और मॉसेस के, दोनों के पास रूट्स नहीं होता है। लिवरवुड्स आर स्मॉल प्लांट दैट डू नॉट हैव ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स। लिवरवुड्स के पास ना रूट्स होती हैं, ना स्टेम्स होती हैं, ना लीव्स होते हैं, वो सर्फेसिस पे ग्रो करते हैं। और जो मॉसेस है दे आर यूजुअली फाउंड ग्रोइंग in many different habitats from dry walls to damp soil। तो damp soil और dry walls पे भी उग सकते हैं। Mosses have stems and leaves but do not have roots।
तो मॉसेस के बारे में अब सवाल आ सकता है, हाउ इज़ मॉसेस डिफरेंट दैन लिवरवर्ट्स। तो मॉसेस के पास स्टेम है, लीव्स है, लिवरवर्ट्स के पास स्टेम नहीं है, लीव्स नहीं है, और दोनों के पास रूट्स नहीं है। मॉसेस के पास स्टेम है, लीव्स है, रूट नहीं है, लिवरवर्ट्स के पास तीनों ही नहीं है। ये फर्न्स की डिस्क्रिप्शन, फर्न्स हैव ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड रिप्रोड्यूस बाय मेकिंग स्पोर्स। ये आपको पता होना चाहिए कि फर्न्स जो है उनके पास ट्रू रूट्स होती हैं, स्टेम्स होती हैं। ये 3 पॉइंट्स है जो आपने याद करना है। These are made in structures called sporangia on the underside of large feather-like leaves called fronds. When the sporangia open, the spores are released into the air. अब जो वर्ड स्पोरेंजिया यहाँ पे इस्तेमाल किया गया, स्पोरेंजिया क्या होती है? प्लांट्स जो हैं वो कैप्सूल्स, मतलब कि ऐसे छोटे छोटे कैप्सूल जिस तरह होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, कवर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो बनाते हैं जिसके अंदर स्पोर्स होते हैं। तो वो स्पोर्स सबसे पहले स्पोरेंजिया रिलीज़ करता है, और फिर एयर के साथ जो स्पोरेंजिया ओपन होता है, स्पोरेंजिया कवरिंग है एक, जैसे कि आप समझ लो छोटा सा एक कवरिंग है जिसके अंदर स्पोर्स उसने कंटेन किए हैं। स्पोरेंजिया खुलेगा, स्पोर्स रिलीज़ होंगे हवा के अंदर, स्पोर्स पर ट्रैवल कर जाएंगे हवा के साथ, जहाँ पे बैठेंगे वहाँ पे वो ग्रो करने लग जाएंगे प्लांट्स। तो ये जो है बेसिकली स्पोर का तरीका है। ये फर्न्स हैव रूट्स, स्टेम्स एंड रिप्रोड्यूस बाय मेकिंग स्पोर्स। स्पोर्स आर मेड इन स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोरेंजिया ऑन द अंडर साइड ऑफ लार्ज फेदर लाइक लीव्स। ये फेदर लाइक लीव्स हैं, इनकी अंडर साइड के अंदर जो है इनको, ये जो फेदर लाइक लीव्स हैं ना, ये इनको फ्रॉन्ट्स कहते हैं। ये इसका वर्ड दिया हुआ है फ्रॉन्ट्स। इसकी अंडर साइड के अंदर स्पोरेंजिया बनते हैं जो कि छोटे छोटे कैप्सूल्स होते हैं, कवरिंग्स होती हैं। जैसे हम ये गोलियों में भी कैप्सूल देखते हैं ना, अंदर पाउडर होता है, तो बेसिकली कैप्सूल का मतलब है कवरिंग है जिसके अंदर कुछ कंटेन किया हुआ है, तो वो स्पोरेंजिया है और उसके अंदर स्पोर्स हैं। स्पोरेंजिया खुलेगा, स्पोर्स रिलीज होंगे हवा के अंदर, जहाँ पे स्पोर्स बैठेंगे वहाँ पे ग्रोथ शुरू हो जाएगी फर्न्स की दोबारा। अच्छा, कॉनिफर्स ये ऐसे दिखते हैं, ये नीडल लाइक इसके जो हैं लीव्स होते हैं, रूट्स होती है, और इसकी बड़ी वुडी स्टेम होती है, हार्ड किस्म की। इनकी खासियत ये है कि मोस्ट कॉनिफर्स लूज एंड रिप्लेस देयर लीव्स ऑल ईयर अराउंड। कोई उसका लीव अगर गिर जाए उसकी जगह लीव नया उगाता है, ये इसकी खासियत है। इसको एवरग्रीन इसलिए कहते हैं। अगर कोई इसका पत्ता झड़ जाए, गिर जाए किसी वजह से भी, या कोई इंसेक्ट खा जाए, या किसी भी वजह से जो है इसके जो लीव्स वगैरह गिर जाएं, उसकी जगह दोबारा उगाते हैं उसकी जगह पे। ये अक्सर प्लांट्स में इस तरह नहीं होता, इसलिए इसको एवरग्रीन कहते हैं। ऑलमोस्ट ऑल कॉनिफर्स प्लांट reproduce by making seed that develop in cones. When the seeds are ready to be dispersed, the cones open and the seeds fall out. Easy. इसके जो सीड्स हैं वो कोन्स के अंदर बनते हैं। कोन्स की जो शेप है गूगल कर लेना, बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। ब्लूमफील्ड के ऑनलाइन लेक्चर्स में कोन की शेप दिखाई हुई थी। जब व्हेन सीड्स आर रेडी, जब वो मैच्योर हो जाते हैं सीड्स, और उनको मतलब डिस्पर्स करने का टाइम आ जाता है, कोन्स ओपन हो जाते हैं, सीड्स गिर जाते हैं। और जो सीड, हर सीड के पास एक विंग है, विंग लाइक स्ट्रक्चर है जो उसको विंड डिस्पर्सल में मदद करता है। फ्लावरिंग प्लांट्स हमने पिछले क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा पढ़ा था, और पिछली क्लास में भी पढ़ा था। फ्लावरिंग प्लांट, स्टेम होती है, रूट होती है, लीव्स होती हैं। इन सम प्लांट द स्टेम इज वुडी। ऑल ऑफ द प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय फ्लावरिंग एंड मेकिंग सीड। सिंपल, ये सारा याद कर लेना। आगे वेरिएशन क्या होती है? वेरिएशन सिंपली हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, चेंजेस, डिफरेंसेस, ये वेरिएशंस होती हैं। तो वेरिएशन बिटवीन स्पीशीज़ क्या है? स्पीशीज़ मतलब लिविंग थिंग्स के बीच में, या डिफरेंट स्पीशीज़, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स के बीच में वेरिएशन क्या है? इसकी स्किन डिफरेंट है, इसकी स्किन डिफरेंट है, इसकी स्किन डिफरेंट है, इसके चलने का तरीका और है, ये हॉप करता है, इसके चलने का तरीका जो है वो 4 फुटेड है, ये 2 फुटेड है, ये भी 4 फुटेड है लेकिन ये हॉप करता है, ये वॉक करेगा, और ये 2 फुट पे जो है, 2 फीट पे जो है वॉक करेगा। इसके कान इसके सर के ऊपर हैं लेकिन छोटे हैं, इसके कान इसके सर के ऊपर हैं, एट द टॉप ऑफ द हेड है लेकिन लंबे हैं। इसके जो कान हैं वो साइड्स पे होते हैं, मंकीज़ के साइड्स पे होते हैं, जैसे इंसानों के साइड्स पे होते हैं, एट द टॉप ऑफ द हेड नहीं होता है, एट द साइड ऑफ द हेड होते हैं। तो ये कुछ वेरिएशंस हैं जो पाई जाती हैं। इसकी टेल जो है, और इसकी टेल लंबी है, इसकी टेल छोटी है, लेकिन ये दरख्त के साथ लटक सकता है, ये दरख्त के साथ नहीं लटक सकता, और ये इसकी बहुत छोटी टेल है।
तो ये तो बिल्कुल भी नहीं लटक सकता। तो ये सारा यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि वेरिएशन होती क्या है। दीज, इसको एक दफ़ा रीड कर लेना अंडरस्टैंडिंग के लिए। दीज वेरिएशन फीचर्स आर यूज टू सेपरेट लिविंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स। वेरिएशंस का मकसद ही यही है कि हम डिफरेंट लिविंग थिंग्स को ग्रुप अप कर सकें क्लासिफिकेशन के लिए। अब यहाँ पे दो चीज़ें, कॉन्टिन्यूस वेरिएशन, डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन। इसके अंदर सबसे अहम चीज़ आपको जो पता होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस वेरिएशन के अंदर रेंजेस होती हैं, डिसकॉन्टिन्यूस के अंदर रेंजेस नहीं होती है। रेंजेस से क्या मेरा मतलब है, आगे हम पढ़ते हैं। Continuous variation, a feature that shows continuous variation may vary in only a small amount from one individual to the next, but when the variation of a number of individuals are compared, they form a wide range. Example include the range values seen in heights or body masses. दो लोगों के बीच में अगर हाइट का डिफरेंस देखा जाए तो वो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर 100 लोगों के बीच में हाइट का डिफरेंस देखा जाए तो वो वेरिएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो हम रेंजेस उसकी बना सकते हैं इसकी बुनियाद पे। दो लोगों के वज़न के बीच में मिलते जुलते अगर लोग हों, दो लोगों के वज़न के बीच की मेजरमेंट करें तो इतना फ़र्क नहीं होगा, लेकिन अगर 100 लोग, रैंडम 100 लोगों की अगर हम मेजरमेंट करें, उनके मैसेस की, उनके वज़न की, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, उसकी रेंजेस बन सकती हैं। तो ये होता है कॉन्टिन्यूस वेरिएशन के अंदर। अब डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन के अंदर बड़ी आसान इसकी मिसाल है, एक चीज़ है वो या होती है या नहीं होती। ये मिसाल है डिसकॉन्टिन्यूशन वेरिएशन की कि इसके अंदर रेंजेस नहीं बन सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है टाइप ऑफ एयर की। अब ये लोब्स होता है कान का निचला हिस्सा, कुछ लोगों का लटका हुआ होता है, कुछ लोगों का बिल्कुल जो है ना वो जुड़ा हुआ होता है स्किन के साथ, लोब नहीं होती। यहाँ पे लोब नहीं है, यहाँ पे लोब है। अब ये लोब ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है ह्यूमंस के अंदर, स्पीशी है ह्यूमंस के अंदर, कि तमाम ह्यूमन बीइंग्स के अंदर या तो लोब होती है या नहीं होती, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई वेरिएशन नहीं है लोब्स की, या होती है या नहीं होती। अब इसके हम रेंजेस तो नहीं बना सकते, जाहिर सी बात है। तो इसको हम डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन के अंदर इसको हम जो है ग्रुप अप करते हैं इसको। द फीचर दैट शोज डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन शोज अ स्मॉल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कंडीशन सच एज बीइंग अ मेल और फीमेल or having earlobes or no earlobe. There is not a range of values between the two. मतलब कि अब ह्यूमन्स के अंदर क्या है, जेंडर आ जाता है कि एक मेल एक फीमेल है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं हो सकता। As there is between a short person and a tall person, for example, however there are very few examples of discontinuous variation in humans. इसी तरीके से एक शॉर्ट पर्सन एक टॉल पर्सन है, ये भी डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन है। जेंडर आ गया, लोब्स आ गए, ठीक है। तो इस तरीके के ये सारी चीज़ें जो है वो डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन में आते हैं। हमने माइंड में ये रखना है कि इसकी रेंजेस नहीं बन सकती, इसकी रेंजेस बन सकती हैं। रेंजेस होती हैं ना, जैसे मतलब कि 5 फीट से 5 फीट 6 इंचेस, 5 फीट 6 इंचेस से लेके फिर 6 फीट तक, फिर 6 फीट से 6.5 फीट, 6.5 फीट से लेके 7 फीट, तो ये रेंजेस बन सकती हैं। यहाँ पे क्या होता है, कोई चीज़ होती है या नहीं होती है, लोब होगा या नहीं होगा, मेल है या फीमेल है, तो ये सारी डिसकॉन्टिन्यूशन वेरिएशन में आती है चीज़ें। तो इसकी डेफिनेशंस वगैरह हमने सारी इसको याद कर लेना विद एग्जांपल। यहाँ पे पूछा गया है कॉजेज़ ऑफ वेरिएशंस क्या होती हैं। इसका आंसर है कि वेरिएशंस कैन बी इनहेरिटेड एंड सम वेरिएशन में आल्सो बी ड्यू टू एनवायरनमेंट। सिंपल आंसर इसका। एनवायरनमेंट की वजह से वेरिएशन किस तरह होती है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब कि एक प्लांट है जिसको सनलाइट नहीं मिल रही, उसका उगने का तरीका, उसका जो रिज़ल्ट होगा वो मुख्तलिफ होगा उसी प्लांट की एक किस्म से जो कि सन में उग रहा था। जो सन में उग रहा है वो ज़्यादा हेल्दी होगा, ज़्यादा ग्रीन होगा। जो डार्कनेस, जिसको सनलाइट जिसको नहीं मिली, या कोई शेडो में अगर कोई प्लांट उगा है तो वो उतना ग्रीन नहीं होगा, येलो होगा, उसकी हाइट ज़्यादा होगी। क्योंकि जो प्लांट्स शेडो के अंदर उग रहे होते हैं ना, वो स्ट्रगल करते हैं, ज़्यादा कोशिश करते हैं सनलाइट की तरफ जाने की, तो इस वजह से उनकी हाइट ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जिसको सनलाइट मिल रही है वो अपनी नॉर्मल पेस से ही उगता है। तो ये ऑनलाइन लेक्चर के अंदर टीचर ने इसकी लगाई थी फ़ोटो, तो वो ज़रूर देखना कि दो जो थे प्लांट्स थे, एक ग्रीन था, एक थोड़ा हाइट में था और येलो कलर का था, तो उसको दोबारा सुनना, ज़्यादा समझ आएगी। तो एनवायरनमेंट की वजह से भी एक स्पीशी के अंदर चेंजेस हो जाती हैं। अब हमने पिछले क्वार्टर के अंदर हाइड्रेंजिया फ्लावर्स पढ़े थे, पीएच की वजह से इसकी जो है ना
फ्लावर के कलर बदल जाते हैं। अगर सॉइल के अंदर लाइम होती है, लाइम मतलब एल्कलिनिटी बढ़ा देती है सॉइल की, तो उसके जो फ्लावर्स के जो कलर होंगे वो ब्लू होंगे। और अगर लाइम नहीं होगा तो उसके जो कलर होंगे, नहीं, अगर लाइम होगा तो पिंक होंगे एंड द सॉइल इज़ लाइम फ्री, अगर लाइम नहीं होगा तो ब्लू होंगे। तो ये इन्वायरमेंट की वजह से वेरिएशन आ रही है, ठीक है ना। ये इन्वायरमेंट की वजह से, इन्वायरमेंट के अंदर मिनरल्स भी आ जाते हैं, सॉइल की क्वालिटी भी आ जाती है। इसी तरीके से ये पहले भी काफ़ी अच्छी मिसाल थी कि जिसको सनलाइट मिल रही है, जिसको नहीं मिल रही सनलाइट प्लांट को उगने के लिए, तो उन दोनों के रिजल्ट्स मुख्तलिफ होंगे। तो ये एनवायरनमेंट की वजह से वेरिएशन आई है। अब फ्लेमिंगोज हैं वो श्रिम्प खाते हैं, जब श्रिम्प को खा के डाइजेस्ट कर लेते हैं, श्रिम्प के अंदर एक पिंक पिगमेंट होता है जो उनके ब्लड के अंदर फ्लो करता है। जब ये फ्लेमिंगोज श्रिम्प खा लेते हैं, श्रिम्प के अंदर एक पिंक पिगमेंट है, पिंकिश कलर होता है उनका। फ्लेमिंगो ने खा लिया, डाइजेस्ट कर लिया, अब उसका जो पिगमेंट है ना वो उनके खून में, उनके ब्लड में फ़्लो करेगा एज अ पार्ट ऑफ जब डाइजेशन हुई और फिर एब्जॉर्प्शन हुई। जब एब्जॉर्प्शन हुई खून के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स गए, वो पिगमेंट भी जो है ना फिर खून के अंदर फ़्लो करने लग जाता है और फिर ब्लड से उसके फेदर्स के अंदर आ जाता है वो, क्योंकि फेदर्स जहाँ से उग रहे हैं वो भी तो ब्लड लाइन है ना वहाँ पे। तो वहाँ से जो है जो फ्लेमिंगो है वो पिंक कलर के फेदर्स जो है वहाँ से उगने लग जाते हैं। द पिगमेंट पासिस इनटू द फेदर्स फ्रॉम द ब्लड, जो ब्लड के अंदर जो कि वो सारा प्रोसेस हो रहा होता है, फ्लो कर रहा होता है, जो पिगमेंट है ना वो फेदर्स के अंदर पास हो जाता है एंड मेक्स द फ्लेमिंगो पिंक। तो ये भी एक वेरिएशन है एनवायरनमेंट फैक्टर की वजह से। अब आगे यही बताया गया है कि अगर कोई इंसान है वो ज़्यादा खाना खाता है तो उसका मास ज़्यादा हो जाएगा, कोई कम खाएगा वो पतला हो जाएगा, कोई स्टार वगैरह करेगा, फाका मतलब उसको खाना नहीं मिल रहा तो वो बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगा, वो कमज़ोर हो जाएगा। तो ये सारी वेरिएशन एनवायरनमेंट की वजह से यहाँ पे लिखी हुई हैं। आगे यहाँ पे बियर्स की एग्जांपल दी हुई है। कुछ एनिमल्स होते हैं हाइबरनेट करते हैं, हाइबरनेट मतलब सर्दियों के अंदर वो सो जाते हैं टेम्परेरीली, और सर्दियों से पहले जो कि ऑटम आती है तो वो ऑटम के अंदर इतना ज़्यादा खाना खा लेते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, और फिर वो हाइबरनेशन के दौरान सर्दियों में वो सो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही बर्फ़ानी इलाकों में वो पाए जाते हैं। जैसे पोलर बेयर हो गए, बियर्स हो गए, ये ऐसे करते हैं। बैट्स भी करते हैं। They sleep for long periods of time through the winter, like bears eat large amount of food in the autumn, क्योंकि सर्दियों से पहले ऑटम आती है, इस उनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, फैट उनके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है। द फैट दैट द स्टोर प्रोवाइड्स देम विद एनर्जी टू कीप देम अलाइव, क्योंकि सर्दियों के अंदर वो अगर स्नो में निकलें, बर्फ़ के अंदर वो सर्वाइव नहीं कर सकते, तो जो है एक केव के अंदर या अपनी कोई जगह बना के गर्म सी वहाँ पे सो जाते हैं और हाइबरनेट कर जाते हैं, मतलब कि टेम्परेरी तौर पे वो सो जाते हैं। while they are sleeping not able to feed when they emerge। अब जब स्प्रिंग आती है, समर से पहले और विंटर्स के बाद स्प्रिंग आती है बीच में, तो स्प्रिंग के अंदर वो बाहर निकलते हैं, तब तक उनके जो है बॉडी काफ़ी जो है डिक्रीज़ कर जाती है साइज़ में, मास में, फिर वो दोबारा खाना खाते हैं और पूरी सर्दियाँ वो सोते रहते हैं। Humans who eat too much food increase their body mass and this may threaten their health. In some countries, the variation in body mass in the population is due to some people eating far too much. तो ये वेरिएशन सारी बताइए एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से क्या कुछ हो सकता है।